हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम आनकी बवेजा है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द लेक्चर 7 इन द सीरीज इकोनॉमी वाली जीरो टू हीरो, जिसमें हम जीरो से स्टार्ट हुए थे। क्योंकि सारे बच्चे तुम नए नए आते हो, कहाँ से इस सब्जेक्ट के टेक्निकलिटीज़ को समझोगे। वैसे भी ये थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है, तो इसीलिए हम स्पेशली सीरीज लेके आए जिसका नाम ही हमने ये रखा कि भाई तुम जीरो हो, कोई बात नहीं है, हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसी जीरो टू हीरो सीरीज में लेक्चर नंबर 7 है इकोनॉमी का, जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि दिस द फर्स्ट लेक्चर ऑन इन्फ्लेशन। लेक्चर नंबर 6 जिन बच्चों ने देखा है उन्हें डेफिनेटली पता होगा एज टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, सीधा लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इन्फ्लेशन की जो नींव है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन की जो नींव है हम लेक्चर नंबर 6 में रख चुके थे। सो लेक्चर 6 में एक बार देखिए हमने क्या क्या बातें करी थी। हमने बेसिकली बातें करी थी इन्फ्लेशन होता क्या है। ये इन्फ्लेशन जब देखो न्यूज़पेपर उठाते हो तो इन्फ्लेशन की बात हो रही होती है। तो ये जो टर्म है इतना पेचीदा है, क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं? तो उससे रिलेटेड हमने बात करी थी कि भाई इन्फ्लेशन को आज हम ब्रेक करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट सर्टेन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक टर्म होता है डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। फिर हमने कॉजेज देखे थे कि भाई क्या कॉजेज हैं, इसमें हमने 2 ब्रॉड कॉजेज देखे थे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ डू वी कैलकुलेट इन्फ्लेशन। कैसे पता चलता है कि भाई कंट्री में इन्फ्लेशन है? तो भाई सीधी सी बात है, तुलना करनी पड़ेगी कि अभी जब हम सामान खरीदते हैं या अभी हम जब बर्गर खरीदते हैं तो बर्गर कितने का आता है, और पहले जब खरीदते थे तो कितने का आता था। तो वो वाली हमने बात करी थी, ठीक है। अब जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें हम क्या गाड़ी आगे बढ़ाएंगे? कैलकुलेट किया बेस मैंने वहाँ समझा दिया था कि किस तरीके से बास्केट बनाई जाती है। व्हाट आर दी इंडेक्सेस दैट वी यूज़, ठीक है ना। व्हाट आर दी इंडेक्सेस दैट वी यूज़, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देन वी विल टॉक अबाउट एज टू इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, वो देखेंगे। और 1-2 ग्राफ्स देख लेंगे बीच में, ठीक है ना। और ऑब्वियसली यस, PYQ तो है ही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे आज का जो है लेक्चर प्लान है, ठीक है ना। एक बार ये दोनों लेक्चर्स अगर आप इन्फ्लेशन पे देख लोगे, विच इज़ लेक्चर नंबर 6 जो ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर नंबर 7 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई थिंक एक आपकी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो पकड़ है प्लस मेन से रिलेटेड, बिकॉज इन्फ्लेशन पे इफ़ यू टॉक तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली प्रीलिम्स में यस, इन्फ्लेशन से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इफ़ नॉट सोलली एंड इंडिविजुअली फ्रॉम प्रीलिम्स, तो मतलब फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो इसको कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक किया होता है या फिजिकल पॉलिसी से लिंक किया होता है। मेन्स में इफ़ यू टॉक अबाउट, मेंस में अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो नॉट मच स्कोप, नॉट मच। मैं ऑल टुगेदर नेगेट नहीं कर रही, नेग्लेक्ट नहीं कर रही कि नहीं ऐसा आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आता है बट नॉट टू मच। प्रीलिम्स में तो यस, टू मच ऑफ इट। सो इट्स अ वेरी 5-star टॉपिक व्हेन आई टॉक अबाउट inflation. So now what do you mean, what do I mean by 5-star topic? Bhai, yes, it's a very important topic when we talk about from prelims perspective or mains perspective. तो मतलब भाई 5 स्टार मतलब ये तो पढ़ना ही है, cannot afford to skip it, ठीक है। चलो लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं हमारे कैलकुलेशन। अच्छा नहीं, पहले तो PYQ देख लेते हैं। तो पिछली बार मैंने एक PYQ छोड़ा था और बोला था भाई कमेंट बॉक्स में इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। कुछ ही बच्चों ने दिया है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने नहीं दिया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने नहीं दिया है वो आज आई बिलीव दे देंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करी गई है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में, कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे ध्यान देना, क्या पूछा है, कारण पूछा है, किस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। एंड दूसरी बात, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसी क्या इनमें से सिचुएशन आएगी कि वो और इंक्रीज हो गया। तो कॉज
ऑब्लिक इंक्रीज, दोनों स्थिति पूछिए कि दोनों ये सिचुएशंस में से कौन सी चीज़ें विल कंट्रीब्यूट टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? जब डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की, उतनी सप्लाई नहीं है। जैसे कि सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कोविड के टाइम में, लेकिन सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही थी। क्यों भाई? लॉकडाउन लगा हुआ था, फैक्ट्रीज बंद थी। अचानक आज मानो आप आईफोन जब नया लॉन्च होता है, ठीक है ना, तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आईफोन की, राइट, लेकिन सप्लाई मैच नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये मत कंक्लूड कर लेना मैम कि जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, तो कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है? तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी विच इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी समझ आया होगा, बिकॉज अभी हमको क्या फिस्कल पॉलिसी जो हम करेंगे विच इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जब हम पढ़ लेंगे तो एकदम से ये जो वर्ड है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज समझ आएगा। बेसिकली यहाँ पे क्रिस्प में समझा देते, एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब एक्सपैंड करना, मनी की अवेलेबिलिटी को एक्सपैंड करना। मनी ज़्यादा है लोगों के हाथ में तो किसी भी दाम पे सामान खरीदने को तैयार है। कम अवेलेबल है, कोई बात नहीं, ज़्यादा प्राइस देके खरीद लेंगे। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब ये होता है। तो दिस इज राइट। फिस्कल स्टिमुलस, अगेन ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बजटिंग प्लस फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। तो जैसे ही मैं आपको फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड की टर्म्स पढ़ाऊंगी ना, आप एक बार में पोजीशन में होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अभी नहीं भी आया सॉल्व करना, कोई बिल्कुल टेंशन लेने वाली, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक्स नहीं पढ़े तो हाउ वुड यू रेजोनेट टू इट, ठीक है। चलो, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, भाई दिस इज़ अ वेरी हैवी, भारी भरकम टर्म, मुझे नहीं समझ आ रहा है, एक बार इसको रोक दो, ठीक है ना। तो पहले 1 और 2 ऑप्शन किस किस में हम वो देख लेते हैं। सो 1 और 2 इसमें है, इसमें और इसमें है, तो मतलब ये तो अपने आप जो है मेरे लिए एलिमिनेट हो गया, राइट। तो अब चलते हैं हाई परचेजिंग पावर। भाई हाँ, ऑब्वियसली मेरी हाई परचेजिंग पावर है, कुछ भी खरीदने की ताकत रखती हूँ, कुछ भी खरीदने की क्षमता रखती हूँ, तो दिस इज़ अगेन राइट फॉर मी, ठीक है ना। तो 4 होना चाहिए, 4 इसमें नहीं है तो मतलब मेरे लिए ये भी डिलीट हो गया, बचे में बस ये दोनों चीज़ें, राइट। तो अब जी राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगेन आपको नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि बेटा जी आपने अभी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है मेरे साथ, ये दोनों जब पढ़ लोगे ये क्वेश्चन। अब आप ये देखो, टॉपिक इन्फ्लेशन का है, ठीक है ना, क्वेश्चन किसका है? इन्फ्लेशन का। उसमें स्टेटमेंट्स किस किस के दे दिए हैं? स्टेटमेंट्स दे दिए फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में से, मॉनेटरी और दूसरा मॉनेटरी वाले पॉलिसी वाले चैप्टर्स में से। एंड बेसिकली मैं आपको बताऊं एक और बात, ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस जो हो गए, ये हो गए आपके फाइनेंशियल मार्केट्स वाला चैप्टर। तो आप देखो 3 चैप्टर्स को पकड़ के एक क्वेश्चन बनाया चौथे चैप्टर में से। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आगे भी, बट ऐसा नहीं था। जैसे ही आप फिस्कल पॉलिसी वो करोगे बहुत ईजिली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4, ठीक है। बट अगेन चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके 0 से आगे तो बढ़ चुके हैं, 0 पे नहीं है हम, बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, धीरे धीरे लिंक करना भी सीख जाएंगे न्यूज़पेपर से, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम बात कर रहे थे हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन। उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि भैया जो हम ना बास्केट बनाते हैं, वो बास्केट में हम वो वाली चीज़ें डालेंगे जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, भाई हम थोड़े से आजकल के हिप्पी बच्चे हैं तो भाई कभी कभी स्मोक भी कर लेते हैं, कभी कभी वो जो टोबैको गम्स होती हैं वो भी खा लेते हैं, ठीक है। बाकी हमें घर चाहिए रहने के लिए तो रेंट देना पड़ता है, हम एक्टिवा चलाते हैं तो हमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें जो कॉमनली हर घर हाउस होल्ड में कंज्यूम होती है, उसको एक बाल्टी में, एक बास्केट में डाल दिया। अब उस बास्केट का प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। तो बेस ईयर में देखा कि ये मुझे बास्केट कितने की पड़ती थी, तो पता चला जी ये 100 रुपये की बास्केट आ जाती है। अब वही सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वही बास्केट जब मैं 2012 में खरीदूंगी, 13 में उसका प्राइस देखूंगी, 14 में, तो मेरे पास हर साल का प्राइस आ जाएगा। और मैं जब देखूंगी अच्छा 2013 में ये बास्केट 120 रुपये की आ रही है, 2011 में तो ये 100 रुपये की आ रही थी, तो भाई हाँ भाई महंगाई बढ़ी है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इन्फ्लेशन, एज सिंपल एज दैट। बट मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि देखो 2 लेवल के प्राइजेस होते हैं, 2 टाइप के प्राइजेस होते हैं। एक प्राइस वो होता है जिसपे आप जैसे मुझ जैसे लोग जाके सामान खरीदते हैं अपने किराने की दुकान से, हो सकता है मॉल से, जहाँ से भी, कुछ बच्चे ऑनलाइन मंगाते होंगे, बट दैट इज वन प्राइस, दैट इज कॉल्ड रिटेल प्राइस, है ना। एक होता है रिटेल प्राइस और दूसरा प्राइस होता है जहाँ से ये दुकानदार,
भाई ये दुकानदार भी तो पीछे से सामान खरीद के ला रहा है कहीं से, ठीक है ना, तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे खरीद के लाता होगा। मान लीजिए 10 रुपये का सामान खरीद के लाया है, ठीक है ना, उसमें वो क्या आपको 10 रुपये का बेच देगा, नहीं, 2 रुपये वो जोड़ेगा। तो ये 10 रुपये क्या है जिसपे ये दुकानदार सामान खरीद के ला रहा है, दैट्स कॉल्ड होलसेल प्राइस, ठीक है ना, होलसेल प्राइस। अब आप मुझे ये बताओ कि जो बास्केट बनानी है, बास्केट के प्राइजेस का जो चेंजेस को ट्रैक करना है, तो वो मैं रिटेल प्राइस के हिसाब से बास्केट बनाऊं कि मैं होलसेल प्राइस के हिसाब से बास्केट बनाऊं? और इन दोनों में जो मान लो बास्केट बना रही हूं, तो मैं किसको बोलूं कि भाई हाँ भाई महंगाई बढ़ रही है, कौन से वाले प्राइजेस को कंसीडर करके मैं बोलूं महंगाई बढ़ रही है? और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या है जी, 2 अलग अलग इंडेक्स बनाते हैं हम, ठीक है ना, 2 अलग, इंडेक्स वर्ड नहीं, घबराना मत, इंडेक्स नहीं, छोड़ दो वर्ड, इंडेक्स को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है ना, बिल्कुल लेमन तरीके से समझेंगे भैया। कंज्यूमर प्राइस बास्केट बनाते हैं हम, ठीक है ना, कंज्यूमर जिस प्राइस पे सामान खरीद के लाता है वो वाली बास्केट, मतलब इस लेवल पे बास्केट, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्ड नहीं यूज कर रही, क्योंकि इंडेक्स वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ना क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, विच आई डोंट वांट। इंडेक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी नहीं आ रही, कंज्यूमर प्राइस बास्केट, ठीक है ना, इज डिजाइन टू मेजर द चेंजेस over time in the general level of retail prices of selected goods and services that household purchases for the common consumption। ठीक है, फिर से पढ़ूं और तोड़ूं इसको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, एक तरीका निकाला गया है क्या करने का, टू ट्रैक दी चेंजेस, किस में चेंजेस, जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस जी, ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड्स परचेज करती है अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। सीपीआई ये जो बास्केट है, ये जो डेटा है, ये एवरी मंथ पब्लिश होता है। इसमें बेस ईयर, ये जो बेस ईयर था ना ये वाला, ये ईयर कौन सा कंसिडर किया जाता है, 2011-12 में बास्केट बनाई थी फर्स्ट टाइम, उसमें देखा था 2011-12 में कितने की आ रही है, और उसके बाद फिर हम उसको ट्रैक करते गए चेंजेस, ठीक है ना। और ये जो बास्केट है, ये बास्केट बना रहे हैं कंज्यूमर प्राइस वाली, इसमें 6 कैटेगरीज से हम जो है गुड्स प्लस सर्विसेज लेते हैं। क्या, 6 कैटेगरीज से गुड्स प्लस सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, आइए, ये तो रिपीट हो गई, इसको आप कैंसिल कर देना, ठीक है। ये देखो, ये रही सीपीआई बास्केट, ठीक है ना। मैंने उसमें क्या डाले, मैंने उसमें डाला फूड एंड बेवरेजेस, मैंने उसमें पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस इंक्लूडिंग सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये जो बास्केट है ये 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इसमें 6 कैटेगरीज से हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कॉमन यूज रोजमर्रा के लिए यूज आती है उससे मिलके जो बास्केट बनाते हैं, कौन सी वाली, कंज्यूमर प्राइस वाली बास्केट। प्राइजेस कौन से लेंगे, जिस प्राइस पे आप जैसे मुझे से रिटेल कस्टमर्स गुड्स लेके आते हैं। अब आप ये देखो, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, फूड एंड बेवरेजेस का, क्योंकि ये डेटा कैसे निकला, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब सर्वे किया गया इंडियन हाउस होल्ड्स का, तो जी पता लगा कि इंडियन हाउस होल्ड्स अपनी इनकम का मेजॉरिटी पार्ट कहाँ पे लगा देती है, बाइंग फूड एंड बेवरेजेस। क्या बोला मैंने भाई, जब इंडियन हाउस होल्ड्स का सर्वे हुआ तो पता लगा कि इंडियन हाउस होल्ड्स अपना मेजॉरिटी खर्चा उनका कहाँ चला जाता है, इन बाइंग फूड एंड बेवरेजेस। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया, फूड एंड बेवरेजेस को दिया गया इन दी कंज्यूमर प्राइस जो बास्केट बनाई थी, ठीक है ना। उससे कम किसको दिया गया, मिसलेनियस, इसमें सर्विसेज भी आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देन इट इज़ हाउसिंग में रहने में भी काफ़ी खर्चा जाता है इंडियन हाउस होल्ड्स का, एंड दैट इज़ वाई द परसेंटेज एलोकेटेड इज 10%, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे करके जो कंज्यूमर प्राइस बास्केट बना ली, ठीक है ना। अब ये देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे, कॉस्ट ऑफ द मार्केट, वो जो बास्केट है इन दी गिवन ईयर, ठीक है ना, वो ही बास्केट का प्राइस क्या था बेस ईयर में, ठीक है ना, मान लीजिए, और इनटू 100%। तो मान लीजिए ये बास्केट आ रही थी 120 रुपये की अभी, और ये हो गया यहाँ पे 100, ठीक है ना। तो कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी, और ये इंटू 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज व्हाट इज, इतने % जो है हमारी महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। चलो जी, डिफरेंट मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो जो बास्केट बनाई थी ना, उसके भी कुछ भिन्न भिन्न प्रकार है, जैसे कि
बास्केट बनाई जाती है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, बास्केट बनाई जाती है एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, बास्केट बनाई जाती है रूरल लेबर के लिए। अब आप अपने आप से पूछ के देखो, सोचो कि जो बास्केट है ये अलग अलग क्यों बनाई गई है इन 3 कैटेगरी के लोगों के लिए। क्या लगता है क्या रीज़न रहा होगा? गवर्नमेंट को मज़ा आ रहे हैं भाई, डेटा निकालेंगे पब्लिश करेंगे, कुछ लगना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग भी पब्लिश करते हैं डेटा, गवर्नमेंट को भी मतलब बहुत बढ़िया से है जो हमारे पास स्टैटिस्टिशियंस है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन रीजंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जैसे एग्जाम्पल दूंगी समझ आ जाएगी। आप बहुत सारे बच्चे शहर में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं। जो बच्चे शहर में रहते हैं वो आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज जैसे फूड डिलीवरी सर्विसेज, या रेस्टोरेंट में जाके खाना, या जैसे सर्विसेज लाइक सिनेमा हॉल, या फिर गुड्स कंज्यूम करते हैं जैसे कि गुड्स जैसे क्या यूज़ करते हैं जो गांव में इतना यूज़ नहीं होता, हो सकता है मे बी दे यूज़ वैक्यूम क्लीनर। वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं शहरों में। आप अर्बन एरिया की बात, सॉरी रूरल एरिया, गांव में बात करो, वहाँ पे स्विगी जोमेटो देखा है आपने चलता हुआ? वहाँ पे आपने रेस्टोरेंट्स देखे हैं? नहीं देखे होंगे। तो बेसिकली जो बास्केट हम बना रहे थे, हमने क्या बना रहे थे? एक कॉमन बास्केट बना रहे थे, लेकिन एज दी टाइम इवॉल्व हमें समझ आई कि जो बास्केट है इट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीवन। रूरल एरिया की जो बास्केट बनेगी वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, बिकॉज अर्बन एरिया में जो जिस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं दे आर डिफरेंट जो रूरल एरिया में होते हैं। रूरल एरिया में देर इज नो मनी गोइंग फॉर उबर एंड ओला, there is no money spending on Swiggy and Zomato, there is no money या little money going on Wi-Fi। भाई वहाँ पे बिजली आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, वाईफाई तो एक लग्जरी हो गई। whereas आप अर्बन एरिया में जाओ हर घर में वाईफाई है। तो खर्चों में डिफरेंसेस है ना, कंजम्पशन क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो उसमें डिफरेंस है। इसलिए जो बास्केट बनाई जाती है सीपीआई वाली, सीपी कंज्यूमर प्राइस की जो बास्केट बनाई जाती है, इट इज़ डिफरेंट फॉर रूरल एरिया, इट इज़ डिफरेंट फॉर अर्बन एरिया, इट इज़ डिफरेंट फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि माना जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर का जो कंजम्पशन है इट वेरीज, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इन दी सोसाइटी। सिमिलरली एग्रीकल्चरल लेबर का कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा, रूरल लेबर का कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा। ठीक है ना? सो इसलिए ये 3 एडिशनल बास्केट्स और बनाई गई। इंडेक्स वर्ड छोड़ दो, बास्केट के हिसाब से सोचो भाई, अब इनके लिए भी बास्केट बनाई जाती है, उसका भी प्राइस ट्रैक होता है और पता चल जाता है भैया कि महंगाई है कि क्या चक्कर पड़ रहा है। ठीक है ना? चलो तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। क्यों होलसेल प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं हम? क्योंकि जब प्राइजेस दो हैं, एक प्राइस यहाँ पे है, ठीक है ना, रिटेल प्राइस, इसके लिए हमने बनाया कंज्यूमर प्राइस वाली बास्केट। एक प्राइस यहाँ पे है जिस पे गुड्स खरीद के लाता है दुकानदार, ठीक है ना, फैक्ट्री ओनर से थोक में। तो ये इस प्राइजेस को भी तो ट्रैक करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हलचल है। तो एक बार हमने इस प्राइस को ट्रैक किया, इस प्राइस को भी ट्रैक करने के लिए बास्केट बनानी पड़ेगी, और इस प्राइस को ट्रैक करने के लिए जो बास्केट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं, होलसेल प्राइस बास्केट। इंडेक्स वर्ड यूज ही नहीं करना जब तक हमारे को जो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आ जाती। ठीक है? So wholesale price index is an index that measures and tracks the changes in the price of the goods, ठीक है ना, that are sold in bulk, बल्क में बेचे जा रहे हैं, and traded between entities और business। कौन आपस में आदान प्रदान कर रहा है, किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है? बिटवीन 2 एंटिटीज। 2 एंटिटीज कौन सी हो गई? एक होलसेलर हो गया, ठीक है ना, एक होलसेलर हो गया और एक हो गया फैक्ट्री ओनर। ठीक है ना? सो इन 2 एंटिटीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, जिस प्राइस पे होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है? सो WPI रेकन्स ओनली बेसिक प्राइजेस। इसमें क्या है, जो कौन से प्राइजेस का जो कौन से प्राइजेस के चेंजेस को ट्रैक करता है? बेसिक प्राइजेस, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, दैट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, ट्रेड्स एंड डिस्काउंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड अदर चार्जेस। ठीक है? अर्लियर द बेस ईयर क्या था WPI के लिए? इट वॉज 2004-05, बट नाउ
2017 से क्या हो गया 2011-12। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भैया जो WPI का बेस ईयर है क्या वो 2004-5 है, क्या वो 2017 है, क्या वो 2011-12 है, देन यू शुड नो व्हाट इज द आंसर कि भाई पहले तो 2004-5 वहाँ पे बेस ईयर माना जाता था कि भाई जो WPI के बास्केट की प्राइस चेंज ट्रैक करने के लिए 2004-5 में बास्केट बनाई गई, ठीक है ना। फिर उससे कंपेयर करते रहे, बट 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये जो बास्केट है हमें अपडेटेड बास्केट लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या है नए नए गुड्स, नए नए भिन्न भिन्न प्रकार के गुड्स आ रहे हैं जो अब आजकल हमारी इकोनॉमी में कंज्यूम होने लगे हैं। 2004 की अगर आप बात करोगे तब भी क्या आपको लगता है ऐसे डिजिटल बोर्ड्स कंज्यूम होते थे? क्या आपको लगता है ऐसे डिजिटल पेन्स कंज्यूम होते थे? क्या आपको लगता है वाईफाई राउटर्स इतने कंज्यूम होते थे? क्या आपको लगता है कि उस जमाने में स्विगी या जोमेटो का कॉन्सेप्ट भी कुछ एग्जिस्ट करता था? क्या आपको लगता है उस टाइम ऐसे टच पैड वाले फोन इतने ज्यादा अवेलेबल होते थे? नहीं। तो जब चीजें नई नई आ रही हैं, उस टाइम पीनट बटर कोई आई थिंक हार्डली कोई जानता होगा। तो जब चीज़ें नई नई आ रही हैं तो बास्केट भी तो अपडेटेड होनी चाहिए। इसीलिए 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है अपडेटेड बास्केट लेंगे, और अपडेटेड बास्केट कौन से ईयर की लेंगे? 2011-12। अब इन केस ऑफ WPI जो ये बास्केट बन रही है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 697। 700 में से 3 हटा दो तो 697 आर्टिकल्स से मिला के जो ये होलसेल प्राइस वाली बास्केट बनती है, ठीक है ना। इसका डेटा कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, जो ये वाला मंत्रालय है उसमें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो ये लोग डेटा पब्लिश करते हैं। अब आपको मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो डेटा पब्लिश होता है, जैसे CPI का डेटा तो हर महीने आता है, क्या जो WPI का डेटा है वो ईयरली आता है या क्वार्टरली आता है या मंथली आता है या वीकली आता है? ये आपको सर्च करना है, लिखना है, और साथ ही साथ अपने दिमाग में भी उसी टाइम स्टोर कर लेना है। बाद के लिए नहीं, जब रिवाइज करूँगा तो याद कर लूँगा, नहीं नहीं नहीं, आज अभी इसी वक्त कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में सर्च करके लिखो और याद भी कर लो, ठीक है। एक चीज़ जो इसमें नोट करने वाली ये थी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इट ट्रैक्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। सर्विसेज क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा था CPI में? CPI में लिखा था भाई प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स प्लस सर्विसेज। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या लिखा है? सिलेक्टेड प्राइस ऑफ जस्ट गुड्स लिखा है। क्यों भाई? मैम लिखना भूल गई सर्विसेज, मैम लिखना भूल गई सर्विसेज की क्या चक्कर पड़ा, या हम मान के चल लेते हैं कि भाई सर्विसेज तो होगा ही भाई। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग विच यू नीड टू नो इज, जिस पे क्लैरिटी अगेन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कि जो WPI है, जो इसमें ये 697 आर्टिकल्स है ना, इसमें गुड्स ही इंक्लूडेड है, सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। कैसे? सर्विसेज, क्या लॉजिक हो सकता है इसका? लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक ये है कि जो सर्विसेज होती हैं वो आप बल्क में खरीद के नहीं रख सकते। कैसे? जब बीमार पड़ोगे तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, या पहले ही प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के रख लोगे, या पहले ही डॉक्टर से भविष्यवाणी करवा लोगे कि आज से 6 महीने बाद मुझे वायरल होगा तो मैं ये दवाई खाऊंगी, आज से 3 महीने बाद मुझे ये बीमारी होगी तो मैं ये दवाई खाऊंगी। नहीं, यू कैन नॉट बाय एंड स्टोर दी सर्विसेज इन बल्क। उबर है, आप कहोगे मैम उसका हम पहले ही हो सकता है कूपन खरीद लिया। अरे कूपन खरीद रहे हो, सर्विस तो तभी लोगे जब यहां से किसी और जगह पे जाना है। ये उसकी सर्विसेज पहले ही स्टोर करके रख लोगे? नहीं कर सकते ना। तो होलसेल में हम कभी भी सर्विसेज परचेज करके स्टोर करके बल्क में नहीं रख सकते। दैट इज वाई जो होलसेल प्राइस की बास्केट बनती है, दैट इज वाई क्या है, जो होलसेल प्राइस की बास्केट बनती है उसमें हम सर्विसेज नहीं इंक्लूड करते। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट बी purchased plus stored in bulk, as simple as that। ठीक है जी, क्लैरिटी आई इस चीज में? चलो ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज
कि जब हमें पता लगाना है, मुझे किसी को कम्युनिकेट करना है कि भाई जो महंगाई है वो बढ़ रही है, इंडिया में राइट नाउ इन्फ्लेशन है, तो मैं CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस बास्केट को देखूं या मैं होलसेल प्राइस बास्केट को देखूं? आप कहोगे मैम आपने क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया पूछा, तो आई थिंक द आंसर इज CPI। तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, इट इज WPI। सो द क्लियर आंसर इज इट इज CPI। कैसे और कब? भाई RBI ने 2014 में जो बास्केट है जिसको देख के वो बताती है, जैसे जैसे उस प्राइस चेंज होता है उस बास्केट का, तो गवर्नमेंट बताती है, RBI बताती है इन्फ्लेशन है या नहीं है। वो कौन सी बास्केट है? इट इज कंज्यूमर प्राइस बास्केट। 2014 से पहले क्या था? होलसेल प्राइस वाली बास्केट है ना, उसको देख के गवर्नमेंट बताती थी, RBI बताती थी कि भैया कंट्री में इन्फ्लेशन है। लेकिन 2014 में डिसाइड किया गया कि नहीं भाई, WPI होलसेल प्राइस बास्केट को नहीं देखेंगे अपन, कंज्यूमर प्राइस बास्केट के बेसिस पे, उसमें जो फ्लक्चुएशन आएगा प्राइजेस का उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन है कंट्री में या डिफ्लेशन की स्थिति है या कैसी स्थिति है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? इट इज द कंज्यूमर प्राइस वाली बास्केट। इंडेक्स क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स के जरिए से पढ़ी नहीं रही हूं मैं, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ी नहीं रही हूं मैं, तो जनरल बातें कर रही हूं, जनरल अवेयरनेस वाली बातें कर रही हूं, और जनरल अवेयरनेस ही पूछा जाएगा वहां पे, कहां पे? UPSC में। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा एक बार इसकी भी बास्केट देख लेते हैं। 697 आर्टिकल्स बताए थे ना WPI में, जो बास्केट बनाई होलसेल प्राइस वाली, 697 आर्टिकल्स डाले, उसमें से मेजॉरिटी आइटम्स कौन से कैटेगरी के थे? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। याद रखना है कैटेगराइजेशन, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन से कैटेगरी के गुड्स थे? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। फिर नेक्स्ट था प्राइमरी आर्टिकल्स, एंड लास्ट वाज फ्यूल एंड पावर। तो इसमें क्या, कौन सा, कितना फोल्ड क्लासिफिकेशन है? 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है। वेरएज यहाँ पे CPI बास्केट में कितना फोल्ड क्लासिफिकेशन था? इट वाज 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 6 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ था, और यहाँ पे 3 तरीके से जो है बास्केट है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो PYQ देखें जरा एक। तो ये अब तो तुम आसानी से कर लोगे। आप कहोगे मैम आपने तो चैम्प बना दिया मुझे, और मुझे पता है चैम्प तो मैं बना के छोड़ूंगी, 0 से उठाया हीरो तक बना के छोड़ूंगी। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखिए, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस बास्केट, नहीं बास्केट देखो, इंडेक्स नहीं यूज किया, बास्केट इज हायर देन दैट इन दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये लो आंसर नहीं पता तुम्हें? पता है, राइट। द WPI डज नॉट कैप्चर changes in the price of service which CPI does. Yes, मुझे पता है। RBI of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on the change the key policy rates. अभी बताया था। What's the answer? No, it is CPI. This statement is wrong. तो क्या ये क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट था? तुम्हारे सामने क्वेश्चन फिर से रिपीट आ जाए या थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ आ जाए, अभी मान लो 2023 वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, 24 वाला दे रहे हो, कोई सा भी दे रहे हो, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं है ना। क्या करना था? छोटी छोटी बस बातों पे जो क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उन पे फोकस करना था, तो अपने आप आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। क्या? 1 और 2। ठीक है, चलो अब एक और कैटेगराइजेशन होता है इन्फ्लेशन का, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन पता है वर्ड कहाँ से आया? सो बेसिकली जब आप न्यूज़पेपर्स में आए दिन देखते हो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसको देख के पापा पैनिक करते हैं कि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा, घर का खर्चा कहाँ से निकालूंगा, तो वो वाला जो नंबर होता है ना जो न्यूज़पेपर्स में छपता है, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब से ध्यान दोगे तुमने, इससे पहले तो इन्फ्लेशन वर्ड पढ़ते न्यूज़पेपर में तुम न्यूज़पेपर बंद कर देते होगे, आई एम वेरी श्योर। बट अब तुम जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे एक अलग कॉन्फिडेंस से पढ़ोगे। किसी कहीं पे लिखा होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड आगे नंबर 6.5%, तो तुम्हें पता होगा एज टू व्हाट ये क्या कह रहा है न्यूज़ आर्टिकल, क्यों तुम पहले ही सारी चीज़ों को डायसेक्ट कर चुके हो मेरे साथ क्लास में। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन का नंबर होता है जो न्यूज़पेपर्स में दिया होता है, और जो न्यूज़पेपर में नंबर आता है ना, दैट इंक्लूड्स, वो जो बास्केट बनी हुई है दैट इंक्लूड्स ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, ऑल दी गुड्स इन दी बास्केट। ठीक है ना। मेरे जो कोर इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, हमने एक CPI वाली बास्केट बनाई थी, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डाले थे। उस गुड्स एंड सर्विसेज में से फ्यूल, ठीक है ना, फ्यूल एंड क्या हटा दो, ये फूड एंड फ्यूल क्या हटा दो, इस पूरी बास्केट में से फूड एंड फ्यूल हटा दो,
तो मेरे पास क्या फिगर आ जाएगा, मेरे पास फिगर आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन का, ठीक है ना। मान लीजिए 6% इज माय हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। वो टोटल बास्केट का जब मैं प्राइस ट्रैक कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये 6% अराउंड जो है महंगाई है, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर अमाउंट में से, उस पर्टिकुलर डिजिट में से मैं अगर फूड में कितना इन्फ्लेशन है और फ्यूल में कितना इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस कर दूं और फिर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करूं तो जो फिगर निकल के आएगा दैट इज कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हमेशा याद रखना कि फूड एंड फ्यूल के प्राइजेस को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि फूड एंड फ्यूल के प्राइजेस ऐसे प्राइजेस हैं जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट टू चेंज है। तो हमें एग्जैक्ट स्थिति नहीं पता चल पाती कि भाई एक्चुअली कितनी महंगाई है। इनमें जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, फूड का जो वेटेज है ना इस पूरी बास्केट में सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो क्या टोटल बास्केट पे चेंज नहीं आएगा, टोटल बास्केट की वैल्यू पे? क्यों? क्योंकि इसको अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रखी है। इसको इस तरीके से समझो, 5-6 जने की फैमिली है, ठीक है ना। उसमें से दादी के डिसीजन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, भले ही वो सही हो या गलत हो या जो भी हो, बट दादी ने जो डिसीजन लिया है उसका इन्फ्लुएंस बाकी सारी फैमिली मेंबर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर पड़ेगा। तो हम क्या बच्चे डिस्कस करते हैं ना, दादी को फालतू ही भाव दे रखा है, बहुत ज़्यादा चढ़ा रखा है, दादी को समझ तो है नहीं है इतनी, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा जो भी वो बोलती है फिर सब हाँ में हाँ मिलाते हैं और वही डिसीजन सुना देते हैं। वो बातें करते हैं ना ऐसी हम, ये अपने बड़े भाई बहन के लिए कि बड़े भाई को तो ज़्यादा ही सिर पे चढ़ाया हुआ है, ज़्यादा ही उसकी बातों को ज़्यादा ही थोड़ी सी वो वेटेज दी जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फूड एंड बेवरेजेस को भी ज़्यादा वेटेज दे रखा है। तो फूड एंड बेवरेजेस थोड़ा सा भी हिलता है ना तो पूरी ओवरऑल बास्केट पे क्या है, उसके प्राइस पे, उसके डिजिट पे चेंज आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए कि उस इफेक्ट को निगेट करने के लिए हम निकालते हैं कोर इन्फ्लेशन, कि भैया को ज़्यादा भाव दे रखा है, एक बार भैया को जरा साइड में करो, नाउ लेट अस सी फैमिली व्हाट क्या डिसीजन लेती है। दैट इज व्हाट कम्स दी कोर इन्फ्लेशन। वो मेरा कोर डिसीजन है, भैया के डिसीजन को हटा दो, अब लेट मी सी मम्मी पापा क्या कहते हैं, वही सच्चा डिसीजन होगा। तो वही सच्चा डिसीजन इज कोर इन्फ्लेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फूड एंड फ्यूल का वेटेज प्लस इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। दैट इज द रीज़न हम जो है कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप की बात करते हैं। एक होता है क्रीपिंग, ठीक है ना, वॉकिंग, फिर होता है गैलपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। बेसिकली ये इनकी इन्फ्लेशन की स्पीड को दर्शाता है। सो बेसिकली कई इसकी जगह बीच में ना एक और कैटेगरी भी डाली होती है बाय द नेम ऑफ रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। सो क्रीपिंग इज बहुत रेंग के, क्रीप क्या होता है, रेंगना, धीरे धीरे बढ़ रही है। वॉकिंग मतलब ठीक है हम वॉक कर रहे हैं पेस से। इसके बाद कुछ बुक्स में आप क्लासिफिकेशन देखोगे रनिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो, फिर गैलपिंग होता है एंड लास्ट होता है हाइपर इन्फ्लेशन। बट इट इज़ ओके अगर ये क्लासिफिकेशन भी पढ़े हम और रनिंग भी डाल देते हैं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब हम बोलते हैं, जब इन्फ्लेशन का रेट क्या होता है, समवेयर बिटवीन 2 to 3% होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इतना तो पता भी नहीं चलता। 2% आप मान लो आज प्याज मिल रहे थे 60 रुपए के, कल मान लो मिल रहे हैं आपको 66 रुपीज़ के, ठीक है ना, या 63 रुपीज़ के। यू विल नॉट इवन नोटिस दैट अनटिल अनलेस प्याज के भाव 60 थे, नाउ इट इज़ बीइंग सोल्ड फॉर 80 रुपीज़। ये 2-4 रुपए की हेरा फेरी तो आप समझते ही नहीं हो, मतलब आप इग्नोर कर देते हो। सो दैट इज व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देन कम्स दी वॉकिंग इन्फ्लेशन, 3 to 10% बढ़ रही है, नोटिस में आ रही है, ठीक है ना। वॉकिंग इन्फ्लेशन में ये होता है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद, ठीक है ना, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो यस, जो कंट्री के सेंट्रल बैंक्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दे स्टेप इन एंड टेक सम एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन 10 to 50%। किस रेट से बढ़ रही है इन्फ्लेशन? 10 से लेके 50%। इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी। एंड लास्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है ना, इट इज़ मोर देन 50%। अच्छा, सबसे पहले तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन की कोई इंटरनेशनली अग्रीड कोई एक नंबर डिसाइडेड नहीं है। कहीं पे आपको मोर देन 100 दिखेगा, कहीं पे आपको 10 to 50 दिखेगा, कहीं पे आपको 25 to 75 दिखेगा। बट मैंने आपको क्या दिया है, एक कॉमन रेंज, ठीक है ना।
बट हाइपर इन्फ्लेशन इट इज अग्रीड अपॉन। हाइपर इन्फ्लेशन जहां पे इन्फ्लेशन 1000% से ज्यादा बढ़ गई है, 1000% से ज्यादा बढ़ गई है। इसका एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। वहां पे एक ब्रेड का पैकेट जिम्बाब्वे में यू विल सी कि उनकी करेंसी में 4-5 हज़ार रुपए का आता है। मतलब इतने पैसे लेके जाने पड़ेंगे भर भर के तो जाके एक ब्रेड का पैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन क्या है, या तो चीज़ें महंगी हो रही है या आपकी करेंसी परचेजिंग पावर लूज कर रही है। पहले मैं 1 नोट लेके जाती थी तो ब्रेड का पैकेट ले आती थी, अब मुझे 10 नोट लेके जाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 नोट ले जाने से बात ही नहीं बनती है, क्योंकि उस 1 नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मुझे 10 नोट या ऐसे 100 नोट लेके जाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मेरी खुद की करेंसी, मेरे देश की करेंसी की वैल्यू घटते जा रही है। दैट एंड जब वो वैल्यू 1000% से ऊपर चली जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। सो दीज आर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन डिपेंडेंट ऑन दी रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, चलो जी। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वेरी पेचीदा ऑल्सो। ठीक है ना, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली इफेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन जब हो रहा है, तो उनका डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे क्या इफेक्ट होता है ऑन लेंडर एंड बोरोवर। ठीक है ना, देख लेते हैं जी। ऑन फर्स्ट सिचुएशन क्या है, लेंडर एंड बोरोवर वाली। लेंडर कौन होता है? जो पैसे देता है। ठीक है ना, तुमने किसी को पैसा दिया, तुम लेंडर हो। बोरोवर कौन होता है? जो पैसे जिसने बोरो किए हैं, जिसने दिए हैं। ठीक है ना, लेंडर के नजरिए से देखते हैं। लेंडर है लेंडर ने दिए थे 100 रुपये उधार। ठीक है ना, उधार दिए थे 100 रुपये 8% इंटरेस्ट रेट के साथ, या चलो 4% इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है ना, 4% इंटरेस्ट रेट के साथ कि 1 साल बाद कितने आ जाएंगे मेरे पास? 104 रुपये आ जाएंगे। ठीक है ना, बीच में आ गई महंगाई, इन्फ्लेशन का रेट पहुंच गया 7%। इन्फ्लेशन का रेट पहुंच गया 7%। व्हाट डज दैट मीन? कि महंगाई जो है मेरे देश में कितने प्रतिशत से बढ़ रही है? 7% से बढ़ रही है। तो मेरे पैसे की ये 100 रुपये आज अगर 2 बर्गर खरीदने की क्षमता रखता था, ठीक है ना, 1 साल बाद क्या हो गई? महंगाई हो गई 7% से, बर्गर के रेट भी बढ़ गए। तो अब हो सकता है कि सिर्फ 1.75 बर्गर ही आए। मतलब मैं पूरे 2 बर्गर नहीं खरीद पा रही। क्या होगा? पैसे लौटाए जाएंगे क्रेडिटर को। ये जो लेंडर है 1 साल बाद इसको 104 रुपये वापस आ जाएंगे। बट क्या 104 रुपये में मैं अभी भी 2 बर्गर खरीद पा रही हूँ? मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। तो मतलब जब भी इन्फ्लेशन होता है, जिसने पैसे उधारी पे दिए हैं विच इज लेंडर, उसको नुकसान होता है। अब लेंडर को नुकसान हो रहा है तो अपने आप समझ जाओ कि बोरोवर को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ बोरोइंग मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो आप कहोगे मैम ऐसे तो बैंक कभी हमें उधार देगी ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन तो कभी भी अराइज हो सकती है। तो बैंक्स फिर हमें कैसे उधार दे देती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से कैलकुलेटेड होती है। वो जो नंबर होता है जिस पे आपको ब्याज दर चुकाना पड़ता है, वो इस तरीके से होता है कि कल को इन्फ्लेशन आती भी है या इन्फ्लेशन एक मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को कंसीडर करके ही वो जो नंबर होता है उस पे वो पहुंचते हैं। अगर वो ना कंसीडर करें तो बैंक्स क्या है, वो तो लॉसेस में चले जाए। ठीक है, चलो ऑन बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर क्या होता है भाई? आप मान लो कि अभी नहीं भी समझ आए बॉन्ड शब्द तो घबराना मत। आपने कहीं पे, फिर से वही वाली बात है, आपने कहीं पे जो है पैसे उधार पे दिए हैं। ठीक है ना, आप ये समझ लो बॉन्ड शोज व्हाट? डेट। आपने कहीं पे किसी को पैसे उधार पे दिए कि भाई इतने प्रतिशत से मुझे जो है 1 साल बाद 10% से मुझे रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आएगा जब तक तो महंगाई बढ़ गई। ठीक है ना, तो मुझे क्या होगा? नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता जितना रिटर्न आ रहा है इन्फ्लेशन रेट उससे ज़्यादा हुआ। 10% से रिटर्न आ रहा है, 11% इन्फ्लेशन है, तो मनी तो लूज़ कर रही है वैल्यू 11% से, मुझे रिटर्न आया 10% से, तो मुझे 1% का नुकसान हो गया। क्योंकि मेरा मनी कितने परसेंट से ग्रो किया? मेरा मनी सिर्फ 10% से ग्रो किया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से
इन्फ्लेशन की वजह से इट लॉस्ट इट्स वैल्यू बाय 11%। तो ठीक है ना। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम ग्रुप के साथ भी यही होगा। भैया फिक्स्ड इनकम है, मेरी मंथली इनकम है 100 रुपये, मैं 2 बर्गर खरीद लेती थी, अब ये 100 रुपये ही रहती है मेरी इनकम। क्यों? फिक्स्ड इनकम ग्रुप में हूँ मैं, तो अब मैं 100 रुपये में 2 बर्गर नहीं खरीद पाती, तो मुझे भी क्या होगा? नुकसान होगा। ऑन बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेस, इनको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दे वुड बी मोटिवेटेड टू सेल मोर। अरे भाई प्राइस बढ़ रहे हैं, बेचो बेचो, प्राइस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुनाफे का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो ऑन बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसेस, येस। ऑन एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट क्या होता है जी? भैया आपको कितने जेब से अपनी करेंसी कितनी निकालनी पड़ रही है? मुझे $1 खरीदने के लिए अपने जेब में से कितने पैसे निकाल के देने पड़ रहे हैं? मुझे $1 खरीदना है मार्केट जाके, तो जी 50 रुपये जो है निकाल के देने पड़ रहे हैं। ठीक है। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है? हमारी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू हो जाती है कम। अब मुझे $1 खरीदने के लिए 60 रुपये निकालने पड़ते हैं। आप कहोगे मैम ये वैल्यू तो बढ़ी हुई दिख रही है, आप बोल रहे हो डेप्रिसिएट करके। अरे अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, छोड़ दो ये क्या लिखा है बोर्ड पे। सोचो तुम बाजार गए, ठीक है ना, जनवरी में $1 खरीदने, 50 रुपये निकाले जेब से। अब तुम जून में गए डॉलर लेने, तुम्हारे जेब से निकले 60 रुपये, तो क्या लगेगा? आउच वाली फीलिंग आएगी। पहले तो 50 रुपये निकालते थे जेब में से, अब मुझे 60 रुपये निकाल के देने पड़ रहे, तो मेरे पास $1 आ रहा है, तो मेरा तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जेब से ज़्यादा पैसे निकाल के देने पड़ेंगे टू बाय 1 यूनिट ऑफ द करेंसी। ठीक है, चलो एक्सपोर्टर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आता है, ये वाली स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्टर्स। ठीक है जी। तो भाई ये लेज कंपनी है, ठीक है ना, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है, 10 रुपये में एक चिप्स का पैकेट ये बेचती है जी। ठीक है। अब यहाँ पे सैम बैठा है, उसको इंडिया से लेज ही खाने, उसने ऑर्डर लगाया, उसने बोला भाई मुझे $1, भाई $1 क्या है? अभी सिचुएशन ए चल रही है, दिस इज सिचुएशन, ध्यान से सुनना। लेज का पैकेट 10 रुपये का आता है, ठीक है ना। ए सिचुएशन है जब $1 आता है 50 रुपये का, ठीक है ना। सैम को चाहिए लेज, सैम ने ऑर्डर प्लेस किया इंडिया में, इंडियन अमेजोन पे भाई, और उसने $1 डाला, तो $1 है 50 रुपये का, ठीक है ना। उसको जब वो कन्वर्ट करता है, कितने पैकेट चिप्स आ रहे हैं उसके पास? ही इज एबल टू बाय 1 पैकेट ऑफ चिप्स, 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स, सैम। ठीक है ना। अब चलते हैं सिचुएशन बी पे, ठीक है ना। यहाँ पे $1 60 रुपये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, करेंसी डेप्रिसिएट कर गई। लेकिन सैम के तो क्या हो गए? मज़े। सैम के मज़े हो गए। क्यों? जैसे ही अब सैम ने $1 का ऑर्डर प्लेस किया, उसको 6 चिप्स के पैकेट रिसीव हुए, उसको 6 चिप्स के पैकेट रिसीव हुए। क्यों भाई? पहले वो $1 लेके आता था तो उसको 50 रुपये मिलते थे, 50 रुपये लेके जब वो मार्केट जाता था तो बदले में 5 चिप्स के पैकेट ले आता था। अब क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएट कर गई है तो $1 हो गया है 60 रुपये का, तो सैम को मिल रहे हैं 60 रुपये। 60 रुपये का जब उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसने देखा भैया मेरे को तो 6 चिप्स के पैकेट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो सैम की जेब से तो $1 जा रहा है, लेकिन पहले उसको 5 चिप्स के पैकेट मिलते थे, अब उसको 6 चिप्स के पैकेट मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो सैम के मज़े हो गए। और अगर हम इंडियन एक्सपोर्टर कौन है? इंडियन एक्सपोर्टर है लेज। लेज के पर्सपेक्टिव से देखें, लेज पहले 5 चिप्स के पैकेट बाहर भेज रहा था, अब वो कितने चिप्स के पैकेट भेज रहा है बाहर? अब वो भेज रहा है 6 चिप्स के पैकेट। तो आई स्टोरी समझ कि क्या हो रहा है। बेसिकली एक्सपोर्ट जो होते हैं इन्फ्लेशन के दौरान सस्ते हो जाते हैं। इन्फ्लेशन के दौरान एक्सपोर्ट सस्ते क्यों होते हैं? हमारी करेंसी डेप्रीसिएट कर जाती है। $1 में पहले 50 रुपये आते थे तो 5 चिप्स के पैकेट खरीद पाता था सैम, अब $1 में 60 रुपये आते तो 6 चिप्स के पैकेट खरीद पाता है। इसलिए सैम के हो गए मज़े, और साथ ही साथ एक्सपोर्टर की भी क्वान्टिटी क्या हो गई ऑफ एक्सपोर्टिंग इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, तो ये हो गया समझ। ऑन एम्प्लॉयमेंट पे जी ये असर पड़ता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन आता है
तो कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ग्रोथ। इन्फ्लेशन आता है तो ग्रोथ आती है, ग्रोथ आती है तो इन्फ्लेशन आता है। तो इनिशियली तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो इन्फ्लेशन हानिकारक है ही है, क्योंकि जितनी कुछ बची कुछ सैलरी आ रही है तो वो इन्फ्लेशन को, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है सैलरी आने का। बट इनिशियली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, इन्फ्लेशन साथ साथ अपने ग्रोथ लेके आता है। ग्रोथ लेके आ रहा है तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, विच इज़ अ गुड सिचुएशन। ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो फिस्कल पॉलिसी है। तो इसको एक बार अभी रोक देते हैं, फिर जब वहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ लेंगे ना, तब वहाँ पे उसको हम इन्फ्लेशन के साथ कोरिलेट करके समझेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या तुम्हें इसका आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स। इन्फ्लेशन किसको फायदा कराता था, क्रेडिटर को या डेटर को? इट बेनिफिट्स डेटर्स। इट बेनिफिट्स दी बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स नई वर्ड समझ आता, भाई मैंने कहीं पे पैसा फिक्स्ड इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे इतना रिटर्न आएगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो पैसा जितना आएगा उसकी वैल्यू तो कम हो गई, तो ये है जो हो गया गलत। मेरा आंसर क्या है, ये सही है, मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस मे बी कॉज्ड बाय, भाई प्राइजेस में, जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में इंक्रीज हो रहा है किन वजह से? भाई मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया कंट्री में, लोगों के हाथ में मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो 50 रुपये की चीज़ के 60 रुपये देने को भी तैयार होंगे, 60 रुपये को वो 70 रुपये भी देने को तैयार होंगे। और वो क्यों हो पा रहा है? लोगों के हाथ में पैसे की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, यस, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्यों? क्योंकि आउटपुट नहीं बन पा रहा कंट्री में, आउटपुट लेवल रुका हुआ है। मे बी हो सकता है रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, फॉर एनी रीज़न जो आउटपुट है वो कम है, डिमांड है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, राइट। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड वाला शब्द समझा देती हूँ, देखो क्या होता है। एक होता है डिमांड, एक होता है इफेक्टिव डिमांड। मुझे BMW अच्छी लगती है, मैं ख़रीदना चाहती हूँ, ठीक है ना। आप कहोगे मैम बहुत बढ़िया बात है। योर क्वेश्चन टू मी शुड बी, मैम क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है BMW खरीदना? मैं बोलूँगी येस, माई पॉकेट अलाउज, मतलब मेरी इच्छा भी है प्लस मेरी कैपेसिटी भी है खरीदने की। दैट इज़ वॉट इज़ इफेक्टिव डिमांड, दैट इज़ एक्चुअली वॉट शोज द रियल डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो इफ दैट गेट्स इंक्रीज्ड, इफ दैट्स गेट इंक्रीज, देन क्या होगा, प्राइजेस इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ लिमिटेड चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, सो प्राइजेस आर बाउंड टू गेट इंक्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? अगेन ये जब हम फिस्कल पॉलिसी जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे करेंगे तो वहाँ पे समझाऊंगी। तो देखो किन दो टॉपिक्स को लिंक कर रखा है, इन्फ्लेशन को लिंक कर रखा है फिस्कल पॉलिसी से। बहुत बार आप देखोगे इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक करके भी पूछा होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का भी यूज़ करती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी का भी यूज़ करते हैं। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिसमें फिस्कल मेजर्स यानी कि फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मेजर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय बैंक जो मेजर्स लेता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है ना। एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इन दोनों को डिटेल में एज पर चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, बीच में नहीं बातें घुसाऊंगी, मुझे कंफ्यूज नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक है ना। जब तुम्हें मैं अभी कुछ बातें बोलूँ, कुछ ऐसे टर्म्स बोलूँ कि भाई क्वांटिटेटिव टूल्स और मॉनेटरी पॉलिसी, अरे तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी ही नहीं पता, उसके टूल्स कैसे पता होंगे, उसके मेजर्स कैसे पता होंगे? तो ये वाला पॉइंट जो है ये फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में, ये वाला पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बस एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है फिस्कल मेजर्स में। गवर्नमेंट कैन टेक नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। बेसिकली इन्फ्लेशन घटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें लोगों के हाथ से पैसा खींचना है। लोगों के हाथ में पैसा है तभी तो फैले जा रहे हैं कि 60 की जगह 70 देने को तैयार है, 70 की जगह 75 देने को तैयार है। लोगों के हाथ से पैसा खींचे कैसे वापस? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी भैया मैं टैक्स रेट इंक्रीज कर देती हूँ। बहुत पैसा आ रहा है ना, चलो इनकम टैक्स रेट बढ़ाती हूँ। बहुत पैसा आ रहा है, GST का रेट बढ़ाते हैं। तो क्या होगा
चीज़ें महंगी होने लग जाएंगी, चीज़ों पे इनकम टैक्स ज़्यादा लगने लग जाएगा। तो आपके पास जो मनी है उसकी अवेलेबिलिटी, मान लो आप 6 लाख आपकी सालाना इनकम है, उसमें से 30% गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले गई, तो कितना हो गया, 1,80,000 ले गई, बचे 4,20। ठीक है ना, पहले तो तुम 6 लाख पूरे मार्केट में खर्च कर देते थे, अब उसमें से 1,80 तो गवर्नमेंट ले गई, बचे कितने तुम्हारे पास, 4,20। सो गवर्नमेंट विल डू व्हाट, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स रेट, गवर्नमेंट विल डिक्रीज द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो जब भी गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स करती है और एक होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिससे कुछ भी नई चीज़ डेवलप नहीं हो रही, जैसे हो गया सब्सिडी। तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उससे क्या आ रहा है भैया, गुजारा भत्ता मिलेगा महीने का 2,000 रुपये, या प्रधानमंत्री जो कौन सी किसान योजना आई थी जिसमें 2,000 रुपये फार्मर को मिलते थे, तो अब क्या फार्मर के हाथ में 2,000 रुपये आ गए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, इससे कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा और फार्मर के हाथ में 2,000 रुपये आ रहे हैं। तो पहले वो जो 10 रुपये किलो वाला चावल खरीदता था वो 12 रुपये देने को भी तैयार है उसके पास, क्यों, उसके पास पैसा आ गया, अवेलेबिलिटी आ गई मनी की, सब्सिडी आ गई। ठीक है ना। एंड अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगेन ये टर्म अभी नहीं समझने वाला है, मुझे समझाना ही नहीं है इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट चैप्टर फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, उसमें कम से कम 5 क्लासेस फिस्कल पॉलिसी पे लगेगी और ये सारे टर्म्स वहाँ पे धीरे धीरे करके क्लियर होते जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को फिर से वहाँ पे लेके जाऊंगी, ये जो क्वेश्चंस थे ना यहाँ पे, इनको फिर लेके जाऊंगी वहाँ पे और तुमको समझाऊंगी, और तुम सभी होगे जो वहाँ पे जो है आंसर दे रहे होंगे। ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है और गवर्नमेंट ने आज तक क्या मेजर्स लिए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, एक बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन कमोडिटीज़। क्या था भैया, पहले किल्लत मच रही थी देश में, पहले चीज़ें महंगी हो रही थी, उसके ऊपर से लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे तो और किल्लत हो जाती थी भाई। जैसे बीच में वीट का हुआ था, ठीक है ना, बीच में क्या होता, वीट ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कमी तंगी रहती है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो ऑलरेडी जो बचा कुछ वीट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ बैन लगाया कुछ सर्टेन असेंशियल कमोडिटीज़ पे कि नहीं भैया इनको बाहर नहीं करना, क्यों, वरना यहाँ पे प्राइस जो है डिसरप्ट हो जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग क्या होता है, स्टॉक पाइलिंग। मुझे पता है कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, मैं स्टॉक को अपने पास गोडाउन में रख लूँगी, आर्टिफिशियल वो क्रिएट करूँगी कि अरे भैया मार्केट में किल्लत हो रही है चीज़ों की, जबकि मेरे पास पूरा सामान पड़ा है मेरे गोडाउन में, बट आर्टिफिशियली मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा सिनेरियो कि भैया बहुत तंगी हो रखी है चीज़ों की मार्केट में। ठीक है। मेजर्स टेकन टू ऑगमेंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। भाई एसेंशियल कमोडिटीज़ जो रोज़मर्रा में चाहिए, ज़रूरी हैं, ठीक है ना, उनके प्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, सो दैट ये एसेंशियल कमोडिटीज़, जैसे बीच में गवर्नमेंट ने तूर दाल का प्राइस जो है वो रेगुलेट किया था, क्यों, उसको बोला भैया ये एसेंशियल कमोडिटी है, देखा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में डाल दिया और उससे प्राइस रेगुलेट किया तूर दाल का, भाई ये नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का यूज करती है इन ऑर्डर टू रेगुलेट दी प्राइसेस ऑफ दी गुड्स। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं। आरबीआई हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, टोटली एब्सर्ड स्टेटमेंट। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, यस, क्यों, क्योंकि इतना, अगेन एब्सर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। कैसे, अरे भैया इन्फ्लेशन होता ही इस वजह से है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, पैसा ही तो कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। दिस इज दी एब्सोल्युटली जो है राइट स्टेटमेंट है। एक बार हम थोड़ा सा नज़र भी डाल लेते हैं क्या इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स रहे हैं इंडिया में लास्ट 5-7 सालों में। तो अगर हम 2014 में देखें, इन्फ्लेशन, अभी और चर्चा होगी इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन का ये तो मैंने सिर्फ टीजर दिया है, इन्फ्लेशन को हम फिस्कल पॉलिसी में, इन्फ्लेशन को रिलेट करके हम मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ने वाले हैं, और यहीं से जो आपके चैप्टर की शुरुआत है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की हो जाती है, उसकी नींव रखी गई है इन दी इन्फ्लेशन चैप्टर इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, एक बार जल्दी से रेट्स देख लेते हैं क्या ट्रेंड रहा है। तो अगर आप 2014 राउंड की बात करोगे, इन्फ्लेशन समवेयर अराउंड 8% या उससे थोड़ी सी ऊपर रहती थी, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने देखो स्टेप्स लिए तो उसके बाद फॉल ही करी है। यस, चेंजेस आए हैं, ये देखो बीच में तो कितनी 2%, विच ये भी गलत है,
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन ज़रूरी है कंट्री के ग्रोथ के लिए। और देयर वाज अ टाइम, देखो 2016 में 2% से कम चली गई थी इन्फ्लेशन। ये भी गलत है, ये भी अपने आप में एक रेड फ्लैग है, ये भी अपने आप में एक अलार्म है। फिर देखो इन्फ्लेशन के दौरान, ये देखो इन्फ्लेशन, एंड अभी 2022 में देखो डेटा अप्रैल लास्ट ईयर का 7.79%। तो बेसिकली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर इसको डिटेल में तो येस एज इन मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। जैसे ही 2% से नीचे, जैसे ही इन्फ्लेशन का दर 2% से नीचे या 6% से ऊपर जाता है तो इट इज़ अ अलार्म बेल फॉर आरबीआई। आरबीआई के लिए ये क्या चेतावनी वाली सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आरबीआई को देखना पड़ता है भैया 2% से नीचे नहीं और 6% से ऊपर ना हो जाए इन्फ्लेशन, जो अभी कोविड के टाइम्स में क्या हुई भाई 6% से देखो ना कितना ऊपर रही है 2020 से ही देखो ये 6% तो ये रहा, तो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आरबीआई के लिए जो थी ये अलार्म बज गया था। अभी अलार्म कैसे बजता है? जब अलार्म बजता है तो उसको शांत कैसे करते हैं? क्या गवर्नमेंट पूछती है आरबीआई से कि भैया ये अलार्म बजा, इसका रीजन बताओ? ये सारी बातें कहाँ करने वाले हैं हम, इन्हीं चीज़ों को। अब देखो ना इंटरलिंकिंग स्टार्ट हो गई तुम्हारे टॉपिक्स की, ठीक है ना, इंटरलिंकिंग स्टार्ट हो गई तुम्हारे टॉपिक्स की। तो ये तो जो है हमारा इन्फ्लेशन हो गया समाप्त। अब इन्फ्लेशन को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करना, स्पेशली वाले जो कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेंडर पे कैसे पड़ेगा, डेटर पे कैसे पड़ेगा, एक्सपोर्ट वाला स्पेशली कि कैसे जो इन्फ्लेशन है इट इम्पैक्ट्स द एक्सपोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री। इस रिलेशन को एक बार खुद से स्क्रिबल करके अपने पेपर पे रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार अगर ये कर लोगे ना, मतलब इंटरलिंकिंग आपको स्टार्ट करनी आ गई है। एंड प्लीज़ डू दिस। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे तो सीरीज चाहे जितनी मर्जी जो मर्जी में एफर्ट डालूँ, ज़ीरो ही रहोगे सीरीज के एंड में भी। you need to take these baby steps in case if you want to conquer. I'm not saying कि तुम्हें एस करना है सब्जेक्ट, तुम्हें इकोनॉमिस्ट नहीं बनाना, बट एटलीस्ट पास तो करना है। तो उस पास करने लायक बनने के लिए भी ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड आई बिलीव तुम लोग लोगे। तुम अगर ये लेसन्स देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, दैट मीन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर 1 hour in watching this series and trying to make some sense out of it. सो आई बिलीव तुम लोग ये भी करोगे। एंड फिर से मिलेंगे हम लोग फिस्कल पॉलिसी के साथ, क्योंकि हम वो स्टार्ट करने वाले हैं इन्फ्लेशन में नींव जिसकी रख दी गई थी। सो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।